Hello friends, so today we are gonna understand concept of revenue mix and the change in revenue mix, how it can affect a valuation of a company. तो आप जब कॉस्टिंग पढ़ते हो इंटरमीडिएट का तो आप रेवेन्यू मिक्स का कॉन्सेप्ट सीखोगे या सीखा होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर जब आता है तो उसमें रेवेन्यू मिक्स आता है। तो जो रेवेन्यू मिक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एंटरप्राइज वैल्यू, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स में यूज करके एक पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. दिस इज नॉट अ डिस्कशन ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक. इट इज ओनली एजुकेशन फॉर students who are sitting in the classroom. So before I pick up a data for any company, let me put across some concepts because there might be some audience which is very raw audience. तो उनके लिए बेसिक कुछ लिख रहा हूं ताकि बेसिक से भी आपको समझ में आए. नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू मिक्स? रेवेन्यू मिक्स बेसिकली क्या है? प्रपोर्शन है अलग अलग प्रोडक्ट्स का सेल्स वैल्यू में. रेवेन्यू मिक्स क्वांटिटी टर्म्स में भी होता है और वैल्यू टर्म्स में भी होता है. तो रेवेन्यू मिक्स इज बेसिकली प्रोपोर्शन. सो इफ आई एम सेलिंग प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और इसका रुपीज का वैल्यू है लेट्स से 1500 और इसका रुपीज वैल्यू है सेल्स का 2300, तो माय टोटल सेल्स इज 3800, बट मिक्स परसेंटेज रेवेन्यू मिक्स, दिस इज ऑन सेल्स वैल्यू मिक्स. इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्स वैल्यू मिक्स. सिमिलरली यू हैव सेल्स क्वांटिटी मिक्स, बट आज ये वीडियो के लिए मुझे सेल्स वैल्यू मिक्स ही चाहिए. तो हाउ डू कैलकुलेट अ सेल्स वैल्यू मिक्स? 1500 divided by 3800, that's into 100 percentage terms में, it's basically proportion 39.47%. You have to watch the video till end, then only you'll understand. 2300 वो करने का जरूरत नहीं है, that will be 60.53%. So that total is 100. So revenue mix is roughly 40-60 if I put it in a percentage terms. तो कोई भी बिजनेस जब अपना रेवेन्यू मिक्स इंटेंशनली अल्टर कर रहा है तो उसको आपने क्लोजली वॉच आउट करना चाहिए. हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस का मार्जिन इंप्रूव हो जाए. बाय चेंजिंग द मिक्स आप मार्जिन इंप्रूव कर सकते हो. कैसे मार्जिन? मेरे को अभी पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्जिन होते हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए मुझे चाहिए इबिडा मार्जिन. कुछ लोग इसको ओपीएम बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सो EBITDA मार्जिन इज बेसिकली नथिंग बट EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स इनटू 100. कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बट इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सो OPM है. तो EBITDA मार्जिन. नाउ इमेजिन करो, ये रेवेन्यू मिक्स मैंने बोला आपको. इमेजिन करो ए का मार्जिन है 23% और बी का मार्जिन है 11%. तो राइट नाउ क्या हो रहा है? राइट नाउ माय सेल्स मिक्स ऑफ ए इज लेस, बी इज मोर, बट बी जो है इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 11% टू माय ओवरऑल सेल्स. तो अगर मैं ओवरऑल मार्जिन निकालूं तो ओवरऑल मार्जिन कैसे आएगा? ए का जो सेल्स है 1500 इंटू 23%, बी का आएगा 2300 सेल्स है इंटू 11%. सो आई गेट ए का मार्जिन कितना आया? 345 पॉइंट कुछ तो था. बी का कितना था? 253. टोटल इज 598 and my total sales are 3800. So my overall margin, if you see overall basis पे, it is lesser. Overall margin, it's weighted average basically 598 upon 3800. अब मेरे को बेसिक कंसेप्ट चाहिए. कितना था? 15.74 whatever percent, round off. 15.74 is my overall margin. Now imagine करो ये मिक्स अगर मैंने अल्टर किया, मिक्स अल्टर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट का सेल्स कम करो दूसरे प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाओ.
मिक्स अल्टर करने के लिए मैं क्या करता हूं, आई फोकस माई एनर्जी मोर ऑन टू प्रोडक्ट ए और बिजनेस लाइन ए और अ सेगमेंट ए। तो अगर मेरा फोकस सेगमेंट ए पे ज्यादा है, सेगमेंट ए का जो मिक्स है ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर सेगमेंट ए का प्रपोर्शन बढ़ते गया और सेगमेंट ए का मार्जिन अगर मैं मेंटेन रखता हूं 23% पे, माय ओवरऑल मार्जिन विल इंप्रूव। और अगर बिजनेस का मार्जिन इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की अमाउंट इंप्रूव होती है और उसकी वजह से बिजनेस का जो ओवरऑल वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन भी इंप्रूव होता है। दैट इज एक्सपेक्टेड। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड रेवेन्यू मिक्स का कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। I can change the revenue mix and overall margin will also be changed. The next concept that I want for understanding of this video, before I start with the company specific discussion, ये basic concept cover up कर रहा हूं। Third concept that I want is of a enterprise value. Enterprise value is total value of the firm, value of the business. हम इसको एफएम के अंदर डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंटरप्राइज वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म, इट्स एक होता है इक्विटी की वैल्यू, एक होता है टोटल वैल्यू। तो टिपिकली यू विल फाइंड आउट एंटरप्राइज वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, बट दैट इज अ हाफ नॉलेज, दैट्स नॉट अ कंप्लीट नॉलेज। ऑब्वियसली आई विल नॉट गिव यू कंप्लीट राइट नाउ, कंप्लीट के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट थोड़ा ज्यादा बोलता हूं। Equity plus debt is what is understood generally, but there are a lot of small adjustments that you have to do, especially when you analyze conglomerate or high level businesses. थोड़े से 2-3 आइटम बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इक्विटी की वैल्यू पहले ले लो। सो उसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप दैट इज अ वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंटरप्राइज मतलब एंटिटी एज अ होल। मार्केट कैप कहां से आता है? मार्केट कैप इज योर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल शेयर्स लेने हैं आपको, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर या करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ऐसा करके मेरा मार्केट कैप आया। तो ये एफएम का कंसेप्ट है। रेवेन्यू मिक्स आप कॉस्टिंग में सीखोगे, मार्जिन्स आप एफएम में सीखते हो। इनका कंबाइंड इफेक्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तो आपका जो सिलेबस है वो यूजलेस नहीं है, ऐसा देखो। तो मार्केट कैप आ गया। फिर मैं डेट लेता हूं बैलेंस शीट पे। डेट इज बोरोड फंड्स, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, दैट इज इररिलेवेंट टू अस। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस द वैल्यू ऑफ डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप जब अकाउंट्स सीखोगे, ग्रुप 1 अकाउंट्स ऑफ इंटरमीडिएट, you will learn about consolidated financial statements. So normally you have a holding company which has got some subsidiary company. So holding company has got, let's say, 60% ownership of a subsidiary. The remaining 40% of that subsidiary is known as a minority interest. Under the Ind AS you will call it as a non-controlling interest when you refer financial statements of Ind AS companies or IFRS based. माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये जो मार्केट कैप है ये होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है या शेयर्स जो है उसकी मार्केट कैप है। आप जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल लिखा रहता है, उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स रहता है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के शेयर्स है। होल्डिंग कंपनी के पास जो माइनॉरिटी सब्सिडरी में शेयर्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यू विल लर्न इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट सब्सिडियरी के जो शेयर्स आउटसाइडर्स ने ओन किए हैं उसको अलग हेडिंग में दिखाते हैं, जिसका नाम होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये मार्केट कैप किसका है? लेट्स से आई एम एनालाइजिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप इज टोटल शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस पर शेयर। रिलायंस के पास 80% शेयर्स है रिलायंस जियो के, जियो के 20% शेयर्स किसी और के पास है। वो तो कंसोलिडेटेड, ये एंटरप्राइज वैल्यू कंसोलिडेटेड बेसिस पे आता है, बिजनेस की वैल्यू है ये। तो जो 20% है वो ऐड करो आप। ये वैल्यू जो आई इसमें सिर्फ 80% की वैल्यू मार्केट कैप में कंसिडर्ड है, 20% अलग से दिखता है, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं आता है बैलेंस शीट अगर आप कभी एनालाइज करोगे तो। माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि उससे बिजनेस को रिटर्न नहीं मिलता है।
वो इस आप बोले ये माइनस क्यों किया, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट पे जो इनकम आपको पहले मिलता ही नहीं है, नो, बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी इन अ करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट के ऊपर आपको यू डोंट अर्न इंटरेस्ट इवन इफ यू हैव पुट अप दैट मनी इन सम स्मॉल एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा बहुत आप रिटर्न कमाते हो. बट दिस एंटरप्राइज वैल्यू ये हमने क्यों निकाला, इससे मेरे को एक रेशो निकालना है, ईवी टू इबिड्डा. इबिड्डा मैंने ऊपर सीखा है, इबिड्डा इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन. तो हम एक रेशो निकालते हैं, ईवी इबिड्डा रेशो और ईवी इबिड्डा मल्टीपल, ईवी टू इबिड्डा मल्टीपल. तो कैश माइनस क्यू किया आपको समझेगा. सो ईवी टू इबिड्डा मल्टीपल, सो आई टेक अ ईवी इन न्यूमरेटर एंड इबिड्डा इन डिनोमिनेटर. ईवी इन न्यूमरेटर, इबिड्डा इन डिनोमिनेटर. अभी प्रॉब्लम क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है इबिड्डा, इबिड्डा इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैश से जो आपने इनकम कमाया है वो इंक्लूडेड नहीं है. कैश के ऊपर अगर आपने इनकम कमाया भी है तो उसको P&L में हम अदर इनकम करके क्लासिफाई करते हैं, तो वो इबिड्डा में नहीं आया. अगर इबिड्डा में नहीं आया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में एंटरप्राइज वैल्यू में क्यों ले रहे हैं उसको. तो एंटरप्राइज वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी. बट इफ यू हैव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऐड माइनॉरिटी एंड डिडक्ट व्हाट, कैश. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन एंटरप्राइज, बिजनेस वैल्यू. ये क्यों, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है, उसको हम एफएम के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. वो स्ट्रक्चर अल्टर होता है, हो सकता है ना, होता है, क्योंकि डेट का रीपेमेंट होता है, डेट की वैल्यू बढ़ती है, नए इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, तो स्ट्रक्चर कभी सेम नहीं रहता है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस को वैल्यूएशन करना है ना, तो वैल्यूएशन के लिए दे डोंट लुक एट जस्ट द इक्विटी वैल्यू, दे लुक एट एंटरप्राइज वैल्यू. एंटरप्राइज वैल्यू का मल्टीपल निकालते हैं. तो मैं अभी आपको एक कंपनी लेने वाला हूं जहां पर ये मल्टीपल, ये रेवेन्यू मिक्स वगैरह कंसेप्ट्स में यूज करके उसका वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं. आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होंगे ऐसा मेरा अजम्पशन है. अब हम कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन शुरू करते हैं. सो लेट मी गेट अ स्क्रीनर हियर. सो द कंपनी इज इनटू वेरी बेसिक बिजनेस, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला बिजनेस नहीं है. इट्स लिस्टेड रिसेंटली अबाउट अ ईयर अगो, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड. दिस कंपनी इज इनटू द प्रोफेशनल सर्विसेज. बेसिकली आप बड़े बड़े इनके दो मेजर लाइन ऑफ बिजनेसेस है. नंबर वन इज इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस एंड दूसरा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. IFM इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड BSS बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. तो क्या होता है, लाइक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, या गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, या प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेस है, ऑफिस के अंदर क्लीनिंग करना है, या फैसिलिटी का मेंटेनेंस करना है, रिपेयर्स मेंटेनेंस करना है, या रेगुलर बेसिस पे फायर सिस्टम्स का ऑडिट करना है, फायर की एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड काम होते हैं. इट कुड बी सिक्योरिटी गार्ड का काम हो सकता है, इट कुड बी क्लीनिंग, इट कुड बी मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. वो एक फैसिलिटी मैनेजमेंट में होता है. बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो खुद ये काम नहीं करना चाहते, दे वांट टू आउटसोर्स. और अभी इस इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है. बहुत सारे बिजनेसेस खुद फैसिलिटी मैनेज करते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं. दैट इज वन लाइन ऑफ बिजनेस, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट. ये कंपनी जो चालू हुई थी 1990 के अंदर, तब इन्होंने मेजर इससे ही काम शुरू किया था, IFM से. तो ये कंपनी क्या करती, खुद अपने एम्प्लॉइज रिक्रूट करेंगे और एम्प्लॉइज को काम पे भेजेंगे फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. लेकिन इस बिजनेस में मार्जिन कम है. जो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला ना, ये मार्जिन कम है. ये इनको समझ में आया ओवर द इयर्स, तो इन्होंने दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस या दूसरा सेगमेंट चालू किया. ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट या सेगमेंट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के अंदर सेगमेंट एनालिसिस होता है, सेगमेंट एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा. तो उन्होंने दूसरा बिजनेस चालू किया, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज. उसके अंदर वो बिजनेस को सेल्स करना है, सेल्समैन चाहिए, या सेल्स के लिए कुछ बिलिंग के सॉफ्टवेयर चाहिए, या आपको आपके सिस्टम्स का ऑडिट करना है, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, सिस्टम्स के ऑडिट होते हैं, ISO के ऑडिट्स होते हैं, क्वालिटी के ऑडिट्स होते हैं, तो वो ऑडिट करना, या एयरपोर्ट्स के अंदर कार्गो का हैंडलिंग होता है, या मटेरियल का मूवमेंट होता है, उसका काम करना, या
ईमेल सॉरी पोस्टल से ईमेल भेजना, मेल मैनेजमेंट करके कंसेप्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज है, या तुमको एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो सर्विस है वो, दैट इज बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो ये इन्होंने दूसरा वर्टिकल चालू किया। यहां पर थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हायर लेवल पे है, क्योंकि थोड़ा यू डू सम वैल्यू एडेड सर्विस। वो फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स बेसिकली हायर द एम्प्लॉय, सेंड इट फॉर अ क्लीनिंग, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग दो। जो एजेंसीज आपके सोसाइटी के अंदर एजेंसी होगी कोई, जो आपके पूरा सोसाइटी का क्या करती है, मेंटेनेंस करती है। आप इसको इमेजिन करो, दिस इज दैट काइंड ऑफ कंपनी। ये सोसाइटीज में कम है, ये ज्यादा बिजनेसेस को सर्विस देते हैं। तो इसका पूरा बिजनेस B2B है, इट्स नॉट B2C। एंटायर बिजनेस इज B2B बिजनेस। तो अब ये कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस किए फॉर दिस BSS सेगमेंट, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो एम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट के लिए, सेल्स मैनेजमेंट के लिए, सिस्टम्स के ऑडिट के लिए, ऐसे उन्होंने एक्विजिशंस किए। और एक्विजिशंस करके जो मिक्स था ना, वो मिक्स उन्होंने बढ़ाया। किसका मिक्स बढ़ाया उन्होंने? दो सेगमेंट्स बोले मैंने, जो IFM सेगमेंट, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, और दूसरा है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो इसका मिक्स जो पहले 100% IFM का था और 0% BSS का था, वो अभी लेटेस्ट लेवल पे आ चुका है। 65% इन IFM कैटेगरी एंड 35% इन BSS कैटेगरी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने IFM के सेल्स कम किए, IFM इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट BSS का नया बिजनेस चालू किया तो उसका वेटेज बढ़ गया ना, तो दूसरे बिजनेस का वेटेज क्या हो गया? कम हो गया। ये हो गया तुम्हारा मिक्स। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि दे विल बी इंप्रूविंग द मिक्स ऑफ BSS सेगमेंट इवन फर्दर बाय मोर 5-6%, नॉट मोर देन दैट। ये हो गया तुम्हारा मिक्स। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो मैनेजमेंट ने बोले हुए, दिस इज 5-6% बिजनेस, 5-6%, एंड दिस गोज टू 9-10%। तो विच बिजनेस इज मोर मार्जिन? अब बोले सर 1-2% से क्या फर्क पड़ता है? बेटा रियलिटी 1-2% पे ही चलती है। तो ओवरऑल मार्जिन इस कंपनी के अभी निकल के आता है लगभग 7.2 to 7.4%। मैं आपको सोर्स दिखाता हूं कहां पर है ये सब लिखा हुआ। तो ये कंपनी क्या कर रही है, प्रपोर्शन जो है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का वो धीरे धीरे बढ़ा रही है। लेकिन द बेट हियर इज, जो दोनों अंडरलाइंग बिजनेसेस है वो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज एज वेल एज व्हाट, द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। आउटसोर्सिंग का ट्रेंड है, बिकॉज ये कोई कोर एक्टिविटी नहीं है। मेरे फैक्ट्री बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, क्लीनलीनेस इंश्योर करना, ये कोई कोर एक्टिविटी नहीं है। जो बिजनेसमैन है, इफ यू वांट्स टू फोकस मोर ऑन बिजनेस, ही वुड लव टू आउटसोर्स दिस टू समवन एल्स। तो इन्होंने एक रिसेंटली उनका प्रेजेंटेशन दिया है। सारे जो मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशंस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में गया मैं स्क्रीनर पे, और एक नवंबर 2024 का PPT है। तो PPT अगर मैं डाउनलोड करूं और ओपन अप हो जाए, वो ओपन अप हो गया PPT। तो इट्स यहां पर उन्होंने पूरा उनका बिजनेस का एक्सप्लेनेशन दिया। लेट मी जस्ट फिट, वो रेजोल्यूशन का कुछ तो गड़बड़ है, दिख रहा है क्या अभी तुमको? ओके, सो हियर they are given the entire business model and everything. This is for Q2 of financial year 2025. उसका उन्होंने पूरा financial statements explain किए हैं उनके, and then they have given about the business also. So if you come down at the bottom, they have given the industry outlook. So this is the industry, the overall industry. So first जो IFM वाला industry बोला था मैंने, it's very well diversified. Total industry is size उनके हिसाब से उन्होंने जो एक फ्रॉस्ट एंड सुविलियन करके एक एजेंसी जिन्होंने सर्वे किया था इंडस्ट्री का, टोटल IFM मार्केट इन इंडिया इज 1 लाख करोड़, ऑफ विच जस्ट 40% इज आउटसोर्स एंड 60% इज इन हाउस। ये कोई अकेली कंपनी नहीं है पूरे मार्केट को कैटर करने की, ये पूरा इंडस्ट्री का साइज है। तो 40% ऑफ टोटल बिलिंग, 40,000 करोड़ का बिलिंग हो रहा है इंडस्ट्री का एनुअल बेसिस पे। This company's revenue from both the segments, IFM plus other segment put together, is just 2,500 crore rupees, 2,500 crore और। तो आप सोचो इंडस्ट्री में से ये एक छोटा सा प्लेयर है। इट्स नॉट द ओनली प्लेयर, बट इट इज द इफिशियंट प्लेयर। इट्स नॉट द नंबर 1 प्लेयर, बट इट इज वेरी वेरी इफिशियंट बाय प्रॉफिट मार्जिन्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो ट्रेंड है, 2018 में इंडस्ट्री का 63% इन हाउस था, 36%
आउटसोर्स था. दैट ट्रेंड of the industry is likely to come down. 55% outsourcing and 45% what, sorry उल्टा बोला, 55 इन हाउस एंड 45 आउटसोर्स. तो आउटसोर्सिंग का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है. अगर ये आउटसोर्सिंग का प्रोपोर्शन बढ़ गया तो इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज दिस कंपनी इज बेसिकली लुकिंग फॉर दैट आउटसोर्सिंग ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट. तो उसका CAGR ग्रोथ रेट 2018 to 2023, this industry grew at 9.5, but it is expected to grow at 17% herein after as per that research. 17 तो छोड़ दो, इंडस्ट्री 17%, 17 आ गया तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है. देन बाकी के बिजनेसेस का IFM का उन्होंने डिस्कस किया है, BSS का उन्होंने डिस्कशन किया है. हर एक बिजनेस का ग्रोथ रेट, सेल्स एनेबलमेंट, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मेल मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस ऑडिट्स, अश्योरेंस, एयरपोर्ट हैंडलिंग, ये अलग अलग बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज है. इफ यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट वर्टिकल्स. हर एक वर्टिकल का ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्टेड है. लाइक ये ग्रोथ रेट यहाँ पे 17% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे 18% का ग्रोथ है, यहाँ पे 10% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 15% फॉर बिजनेस ऑडिट, एयरपोर्ट हैंडलिंग अराउंड 13%. तो हर एक बिजनेस के जो इंडस्ट्री है, पहला ये चेक करो कि इंडस्ट्री इटसेल्फ इज लाइकली टू ग्रो और नॉट. क्योंकि अगर इंडस्ट्री का साइज श्रिंक होने वाला है, देन फॉर यू द ग्रोथ विल कम ओनली बाय गेनिंग मार्केट शेयर. तो यहां पर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एक्सपांडिंग, प्लस ये कंपनी अपना खुद का मार्केट शेयर भी बढ़ा रही है. दे हैव डन गुड एक्विजिशंस इन दिस. तो उन्होंने उनका कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लिखा है, आई नो द नेम बट इट इज नॉट प्रॉपर टू टेक अ नेम हियर. देयर आर सम लिस्टेड चलो ठीक है, SIS करके एक एंटरप्राइज है. अमंग व्हाटएवर लिस्टेड प्लेयर्स आर अवेलेबल इन दिस सेक्टर, this company has the best profit numbers, best margin numbers, best investment ratios, and due to the recent correction it is available at a decent valuation now. तो ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इन्होंने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है. अब अगर ये कंपनी का मैं अगर एनालिसिस करूं नाउ आई वांट टू कम डाउन टू द नंबर्स. तो यहां पर ऊपर प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने हाफ ईयर का नंबर दिया है. ये पहले उन्होंने जो मैंने आपको ब्रेकअप बोला, ये देखो, ये 1990 में 100% वाज इन IFM कैटेगरी, 2024 66% इज IFM. मैंने थोड़ा नंबर 65-35 बोला याद रखने के लिए. सो ओवर द इयर्स कंपनी हैज चेंज्ड अ लॉट टुवर्ड्स, एंड यहाँ पर हर एक बिजनेस का उन्होंने एनालिसिस दिया है कि कौन से सेक्टर्स से बिजनेस आ रहा है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, IFM किसका फैसिलिटी मैनेज कर रहे हैं. Now, what I want you people to understand is a risk involved in the business. It's a traditional business. There is a risk that outsourcing trend may not be there. But आपको ये चेक करना है कि concentration है क्या? Is a large chunk of revenue coming from just few customers? If you see customer concentration, top 10 customers are contributing 26% revenue, which is not too high. Just 1/4. अगर किसी एक कस्टमर, क्योंकि B2B है ना, तो जब ये B2B बिजनेसेस होते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्या? जोग्राफिकली कोई एक एरिया पे आप डिपेंडेंट हो क्या? आर यू डिपेंडेंट ओनली ऑन सिंगल लाइन ऑफ कस्टमर्स और सिंगल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स? अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है तो उस बिजनेस को वैल्यू ज्यादा मिलता नहीं है. क्योंकि टुमारो इफ वन कस्टमर गोज अवे एंड ही टेक्स अवे 20-30% ऑफ योर रेवेन्यू और 40% ऑफ योर रेवेन्यू, यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क IFM सेगमेंट में बहुत कम है. Just top 10 customers, next 40 customer and others. तो large number of customers that they have. आप अगर यही रिस्क BSS सेगमेंट में भी देखोगे तो थोड़ा ज्यादा है, टॉप 10 कस्टमर, क्योंकि ये सेगमेंट रिसेंटली उन्होंने चालू किया है तो अभी तक नए कस्टमर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है. प्लस ये बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है. टुमारो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एन एजेंसी विच इज क्लीनिंग एजेंसी फॉर क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स इन प्रेस्टीज पॉइंट. सो anyone can come across and start an agency. There is no entry barrier for the business, so that's a risk for the business. Concentration risk थोड़ा है, बट आपको ये चेक करना है कि ओवर द इयर्स मैनेजमेंट ने इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है क्या, एंड देन यू हैव टू लुक आउट एट अ वैल्यूएशंस. तो अगर मैं नंबर्स देखूं यहां पर, ये हाफ ईयर 2025 के नंबर्स है. द 24-25 का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है. टोटल रेवेन्यूज कितना है, मार्जिन कितना है. सो इफ यू सी इबिडा, और यहाँ पे मार्जिन कंपनी ने दिया है, सो दैट मार्जिन इज रफली अराउंड 7.3%. इफ यू कैन सी द कर्सर फॉर दिस हाफ ईयर, दिस अ टोटल रेवेन्यू, इट्स अ टोटल इबिडा 980 मिलियन से, क्रोर्स नहीं है, 98 करोड़ का इबिडा है. और
that EBITDA as a percentage of sales is how much? 7.3%. So I'm gonna take up the numbers from the company's presentation because यहाँ पर और स्क्रीनर पे जो डेटा है उसमें थोड़ा वेरिएंस है. इन्होंने जो अदर इनकम है वो EBITDA में ही इंक्लूड किया है, प्लस इंड एस के जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स होते हैं उसको भी इन्होंने EBITDA में इंक्लूड किया है. टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन डेटा आई एम यूजिंग द डेटा ऑफ कंपनी, नॉट द डेटा ऑन द स्क्रीनर और तिजोरी फॉर दैट मैटर. बट तिजोरी पे भी जाके देखोगे ना आपको ये मिक्स का चेंज जो है ना तिजोरी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है. इफ आई गो टू तिजोरी एंड आई सर्च यूडीएस, ये बाय डिफॉल्ट कुछ तो सर्च हुआ है यूडीएस. इफ आई सी you will find out on screener also. This is Tijori. If you come down on Tijori, you will get a product mix, revenue mix. ये जो concept है. I don't know why it is not showing. अच्छा update हो रहा है. And you click on this historic here, and you see here. वापस वो PDF download होगी. हाँ. So here it is. In 2020, 91% was from IFM and 8.45% was from BSS. Today that ratio is 65-35 if you see here. So that mix is changing. Now what I want is I'll take up the numbers from financial statements here. 7.3% है, ठीक है. So what I'll do is here I take a P&L from the company. Company ने जो numbers report किए हैं. So and I'll straight away head into the Excel for valuations. So if I can do the valuations quickly and tell you opportunity size. So if you can see the Excel, can you? Okay. So I take up first FY 2025 revenue. Revenue कैसे निकालूंगा मैं? So half year FY 25 this revenue I'll be doing in crores. उन्होंने millions में दिया data. So 1345.5 that's 1346 crore. ये first half year का है. 1346 is the first half year. In the second half year, obviously revenue will be even higher. Why it will be even higher? Because growth will be there, right? So 1346 is the revenue of the first half plus 1346 into, I'll add up the growth rate of let's say 12%. Company is showing growth of almost 14-15%, but I'll take a conservative estimate of 12%. तो मैंने क्या किया? 12% growth add किया. So that's likely revenue of the FY25. Do you get FY25 likely revenue? So now what I'll do is FY25, FY26, FY27, FY28. If I put across here revenues, revenue here I got at this rate, and then I will let's say take a growth rate of 14%. This year I am taking growth lesser because GDP is growing slowly, but I don't expect that to happen going forward. तो वहां से आगे मैं 14% growth ले रहा हूँ. कुछ साल में ज्यादा हो सकता है, कुछ साल में कम हो सकता है. That is revenue. Over a period of time, your OPM, operating profit margin, I am taking at 7%, 7.2. Company's management has guided that margin will improve. अगर आपको ये देखना है तो आप स्क्रीनर पे जाके यहाँ पर स्क्रीनर डज अ कॉल एनालिसिस बाय यूजिंग चैट जीपीटी. तो ट्रांसक्रिप्ट का नोट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक समराइज्ड वर्जन ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगा एंड यू कुड फाइंड आउट अ फ्यूचर आउटलुक. सो कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग द ग्रोथ. कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू अचीव 20% ग्रोथ. आई डोंट एक्सपेक्ट दैट मच. कंपनीज sustainable margin is 9% in a BSS segment, 5 to 6% in IFM with a potential for margin improvement every year. So I'm taking on the company's current margin. So I'll take this OPM, ये लिखा मैंने, तो यहाँ से मेरे को आएगा EBITDA. क्या आएगा? EBITDA आएगा कंपनी का. So this into ये margin मैंने constant रखा. Margin will obviously keep on fluctuating, but somewhere EBITDA आया. Let's say next 2 years is itself enough. EBITDA is this much. Do you get EBITDA? This is in crores. 267 crores का क्या आएगा? EBITDA आएगा. Now comes the question of EV EBITDA multiple. मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसका मल्टीपल कितना असाइन करें. EV to EBITDA multiple. Now ये मल्टीपल कितना असाइन करना है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है. जनरल प्रिंसिपल्स होता है. अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, यू विल असाइन अ हायर मल्टीपल. So company is growing faster than the industry.
कंपनी के जो कैपिटल एम्प्लॉयड के रिटर्न्स के रेशो है, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, दे आर बेटर देन द इंडस्ट्री. कंपनी में डेट जो है वो कम है, तो ड्यू टू विच कंपनी विल गेट अ बेटर मल्टीपल. जो मल्टीपल असाइन होता है, दैट मल्टीपल इज गुड. राइट नाउ ये सारे मल्टीपल्स आपको स्क्रीनर पे दिखेंगे. स्क्रीनर पे आओगे तो चार्ट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे मोर पे जाके ईवी इबिडा होता है. इफ यू गो देयर, करंट मल्टीपल इज 12.4. सो इन द पास्ट इट हैज ट्रेडेड एट लिटिल हायर मल्टीपल. तो कंपनी ग्रोथ लेवल पे है. तो ईवी इबिडा, इवन इफ आई असाइन 13 times I assign, तो I'll get an enterprise value. I'll get ENT value of 2027 का EBITDA लिया मैंने, into multiple लिया मैंने, तो ये क्या आ गई? enterprise value. Now if you recollect our discussion here, enterprise value is a market cap plus debt plus minority interest minus cash and cash equivalent. तो मेरे को यहां से market cap निकालना है. तो market cap will be enterprise value less debt लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एड कैश एंड बैंक बैलेंस. उस टाइम पे कितना डेट रहेगा, उस टाइम पे कितना कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा, वो आपको फोरकास्ट करना पड़ता है. आई अज्यूम यहां से आगे कंपनी अगले 2 साल जो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही लगाएगा, बिकॉज दे हैव प्लान्स फॉर एक्वायरिंग फ्यू मोर कंपनीज. दे विल नॉट रीपे द डेट. तो जो अभी का डेट है वो डेट कंटिन्यू रहेगा. अदरवाइज डेट रीपेमेंट हो सकता है या डेट इंक्रीज भी हो सकता है. तो मैं अज्यूम करता हूं आज का जो डेट का पोजीशन है कंपनी का और जो 2 साल के बाद डेट का पोजीशन रहेगा वो सेम रहेगा. तो उस टाइम का एंटरप्राइज वैल्यू है, उसमें से डेट में माइनस कर रहा हूं. आज का डेट इसका कंपनी का लगभग 99 करोड़ है. स्क्रीनर पे जाके बैलेंस शीट में आप डेट देख सकते हो बोरिंग्स में. अच्छा यहाँ पर नहीं, मैं स्क्रीनर पे गया और स्क्रीनर से मेरे को बोरिंग्स मिल गया 99 करोड़ का डेट है. तो मैं इसको माइनस टाइप करता हूं, लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. लेस मेरे को क्या करना है? माइनॉरिटी का इंटरेस्ट. ये स्क्रीनर पे अलग से दिखता नहीं है, लेकिन आप कंपनी के पीडीएफ में जाके देखोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 60.9, लेकिन मिलियन में है, तो दैट इज 6.09 करोड़. एडबैक मेरे को क्या करना है? कैश. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्क्रीनर से मिल सकता है. अदर असेट्स में कैश इक्विवेलेंट कंपनी के आज के 163 है. मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 साल बाद, ये 2027 में, आज से 2 साल बाद भी सेम रहेगा. ये मेरे को एड बैक करना है. तो मेरे को क्या मिलेगी? यहां से मिलेगी मेरे को मार्केट कैप ऑफ द कंपनी विच इज लाइकली टू बी देयर. कैसे? एंटरप्राइज वैल्यू में ये चीजें मेरे को क्या करनी है? एडलेस करनी है. तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सेल में सम फंक्शन लगा रहा हूं, जो माइनस होना है वो उसको माइनस लिखा है. सो मार्केट कैप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी 3529. Obviously, it will depend on how much multiple will market assign, what will be your profit margin. ये profit margin improve हो सकता है. मार्जिन किसने बोला कि सेम रहता है यार? कॉस्टिंग में कितने सारे लेक्चर्स में हमने आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो इंप्रूव हो गया तो आपका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है. इट कैन इंप्रूव. दिस इज मार्केट कैप लाइकली फॉर FY27 एंड. बट FY27 के रिजल्ट्स आने को जुलाई 2027 तक का टाइम लगेगा, है ना. करंट मार्केट कैप कंपनी का देखते हैं. अब जो धुलाई हुई है पिछले कुछ दिनों में मार्केट में, उसके बाद आज का इसका मार्केट कैप अवेलेबल है ऑफ 2312. दीज आर द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. 2312 का मार्केट कैप है. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया, दिस इज, तो चांस ऑफ ग्रोथ कितना हो सकता है? दैट्स बेसिकली ग्रोथ रेट मेरे को निकालना. दिस गैप, दिस इज Jan 2025 एंड दिस विल बी लेट्स से जुलाई 2027. रिजल्ट आने को टाइम लगता है ना FY27 का. सो रफली 2.5 years इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो 2.5 years में ग्रोथ कितना होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स में मैंने आपको रेट करके फंक्शन है वो सिखाया था. रेट, इट्स ग्रोथ रेट. सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. यू वांट टू फाइंड R. नंबर ऑफ पीरियड्स आर 2.5 years. पीएमटी अप्लीकेबल नहीं है. एन्युइटी के केस में पीएमटी आता है. प्रेजेंट वैल्यू -2312 आज का है. फ्यूचर वैल्यू इज 3529 समथिंग. टाइप एन्युइटी के लिए होता है, रेगुलर और इमीडिएट. मैंने एंटर किया. सो दिस गिव्स मी ग्रोथ लाइक CAGR ऑफ 17-18%, which is in my opinion a decent return.
It's not a exorbitant return. I just wanted to explain the concept. Objective is not to buy the share and look out for return. You may go in loss also. Anything can happen. Objective is basically to understand the concept. Your thesis may not work out correctly every time, but when you diversify across different industries, different stocks, something like 8-10 stocks or 15-20 stocks, and even if your thesis goes wrong for 3-4 companies, it's okay. You will not lose 100% of the capital of those 3-4 companies. But other companies, you will make a bigger money, and who knows, there can be surprise of higher margin. Who knows, you could get a higher multiple. Now, agar मैं उसका scenario analysis करूँ, margin goes to 9% and market assigns a higher multiple, let's say 16 times, because company is better than the competitors. And growth rate, अगर company ने अच्छा growth दिखाया, multiple higher होगा. Margin अच्छा दिखाया, multiple higher होगा. So if I take 9% margin and 16 multiple, my CAGR goes up to 40%. That's how you need to understand market में multiples कैसे improve होते हैं. तो इसको बोलते हैं री-रेटिंग. 13 से लेके अगर मल्टीपल 16 पे गया तो इसको इंग्लिश में हम री-रेटिंग कहते हैं. और अगर मल्टीपल 13 है और 13 से आप 11 पे गए तो उसको डी-रेटिंग कहते हैं. तो स्टॉक में मुझे लगता है कि री-रेटिंग के चांसेस इन फ्यूचर ज्यादा है, प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट का चांस भी ज्यादा है. आप बोलेगे कैसे मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा? अगर आपने मार्केट का मैनेजमेंट का गाइडेंस सुना है तो दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर चेंज ऑफ revenue mix. I hope you understood different concept. Costing का revenue mix, profit margin, margin improvement, accounts का minority interest आया, valuation के concepts आए, Excel आया, time value of money आया, and I discuss only tip of the iceberg. I not explained you everything. So if you take a due interest in your concepts that you learn, everything can be applied. Unfortunately not in exam, but in real life lot of things can be applied. I hope you liked it, right? Thank you. Bye bye.